प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। I'm going to roll VCR. Set up sound. Studio is live now. Roll VCR. Set up to and cue him. बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, तुमसे सुना क्या, तुमसे मिले तुमसे मिलो तुम। बातों बातों में बातों बातों में बातों बातों में बातों बातों में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपको अलग अलग शख्सियतों से मिलवाते, अलग अलग पर्सनैलिटीज के घर ले जाते हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। आज हम जिस हस्ती के घर आपको लेकर जा रहे हैं, उनसे मिलने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे कि साहब, आज के इस युग में भी ऐसी हस्तियां, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अलावा भी कुछ सोचती हैं, जो 9 to 5 के सिंड्रोम से हटकर है, जो रोजमर्रा के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनमें नहीं उलझी हुई, जो अपने टर्म्स, अपनी कंडीशंस, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती हैं, जो वक्त के हाथों बूढ़ी नहीं हो जाती बल्कि वक्त को बूढ़ा कर देती हैं। आइए आज मुलाकात करें ऐसी शख्सियत से, ऐसी हस्ती से जिनका नाम है अमृता प्रीतम। चलिए अमृता जी के घर चलें और उनसे जिंदगी जीने के, पूरी तरह जिंदगी जीने के गुर सीखें। नमस्कार अमृता जी। नमस्कार। आइए तशरीफ रखिए। कृपन साहब, दाद देनी होगी आपके अंदाज की कि मेरे घर में ही कह रहे हैं तशरीफ रखिए। समझ तो गई मैं आप क्यों आए हैं। बातों बातों में मुझे लपेटना है। लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि एक बार मेरे यहाँ 3-4 दोस्त इकट्ठे हो गए और सबको शौक था एस्ट्रोलॉजी में जी। वो लगे बातें करने, करते करते वक्त भूल गए। इन दोस्त ने एक बार चाय पिलाई, 2 बार चाय पिलाई, फल दिया, मिठाई दिया, तो वो अपने लगे हुए हैं कि देखो शनि जो है मंगल के घर में बैठा है, मंगल शनि के घर में बैठा है, और ये जो बृहस्पति है वो शुक्र के घर में चला गया। लोग चाय देते देते कहने लगे भी हम सबको बोले ना अपने अपने घर में बैठे, चाय भी दूसरे के घर में बैठ रहे। तो आपका इशारा है कि हम अपने घर बैठे? नहीं, मेरा इशारा है कि मैं अपने घर में आराम से बैठी हूँ, मुझे आप दूसरों के घरों में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि दूसरे चाहते हैं ये जानना कि आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ये तो आपकी बताने बात थी। तो अमृता जी, अब गुफ्तगू शुरू कीजिए। देखती हूँ आपका अंदाज। अमृता जी, सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपने अपनी पहली नज़्म कब लिखी, कहाँ लिखी और क्यों लिखी? लाहौर में लिखी, बहुत बचपन था, करीब 10 साल की, 10.5 साल की रही होंगी, और लिखी कल्पना से, अपने तसव्वुर से। तो अमृता जी, पहली नज़्म आपने किस पर लिखी? किस पर लिखी? जी। कागज पर लिखी। नहीं, जो भी तसव्वुर था जी, उस पर लिखी जी। और मुश्किल ये हुई कि उसमें मैंने कल्पना से एक नाम भी रख लिया। अच्छा। राजन। जिंदगी में तो कुछ नहीं था, लेकिन जेल में था, तो नज़म में भी लिख दिया। तो वो किसका नाम था?
वो तो तसव्वुर का नाम था। लेकिन नाम रख लिया राजन, नजम में लिख दिया तो ऐसा लगता था जैसे किसी लड़के का नाम होगा। जी। तो स्कूल जाने लगी तो उन दिनों कमीज होती थी ना जिसकी जेब आगे होती थी, तो मेरे पिता से मैं अपने गई रोज के पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने पैसे जेब में डाल दिए और जेब में कागज पड़ा था। अच्छा। तो उन्होंने पैसे डाले तो वो कागज निकाल लिया, ये क्या है? पढ़ा तो पूछने लगे, भाई ये नज़म तूने लिखी है? मैं बहुत डर गई, इतनी बच्ची थी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिखी, मेरी सहेली ने लिखी है और मुझे पढ़ने के लिए दिया। तो उन्होंने झूठ बोला, जिंदगी में पहला और आखिरी झूठ बोला, और उन्होंने एक चपत मुझे लगाई और कहा झूठ बोलती है, ये नज़म तूने लिखी है। फिर पूछने लगे ये राजन कौन है? अब मैंने सच बोला, मैंने कहा कोई नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। और मैं सोचती हूँ कि वो जो नज़म थी उसने मेरे झूठ को बर्दाश्त नहीं किया, वो एक चपत को साथ लेके फिर से मेरे नाम से वाबस्ता हो गए। वाह। अमृता जी, क्या उम्र होगी आपकी उस वक्त जब आपने नज़म लिखी? मेरे ख्याल में मेरी माँ जिंदा थी तो मुश्किल से 10 साल की होगी बस। तो आपको जो चपत पड़ी वो झूठ बोलने में पड़ी या नज़म लिखने में पड़ी? झूठ बोलने पर। झूठ बोलने। कहाँ आपका बचपन बीता? लाहौर में। अच्छा, आपकी पैदाइश लाहौर की? पैदाइश तो गुजरांवाला की है, लेकिन बचपन में ही लाहौर में पिता आ गए थे और वहीं। और जवानी कहाँ बीती, कहाँ आपने स्कूल किया, कॉलेज किया? वो तो लाहौर में ही किया, लेकिन आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की तकसीम हो गई जी। तो जिन हालात में वो छोड़ना पड़ा तो समझिए बचपन भी छूट गया और जवानी भी छूट गई। जी। बहुत दर्द से गुजरना पड़ा आपको जवानी में। फिर जहाँ रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली रेडियो पर नौकरी की। अच्छा, रेडियो स्टेशन पर आप शायद 16 साल आपने नौकरी की? जी। तो वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताइए। उन दिनों हम पटेल नगर में एक छोटा सा मकान मिला था रहने को, लेकिन वो नई नई आबादी थी इसलिए वहां बिजली नहीं थी, और मुश्किल ये हुई कि जब मैं शाम को आती थी दफ्तर रेडियो पर बोलने के लिए, प्रोग्राम को पेश करने के लिए, तो बच्चों को इंतजार रहता था कि हम मामा की आवाज सुनेंगे। तो साथ वाले घर में रेडियो था जो बैटरी से चलता था जी। और मेरा छोटा सा बच्चा था, ये मैं बात आपको सुना रही हूँ, अब तो वो बड़ा है और आर्किटेक्ट है, अगर उसने कहीं सुन लिया तो लेकिन तब तो छोटा सा बच्चा था और वो साथ वाले घर में जाता था मामा की आवाज सुनने के लिए। तो एक दिन उस बच्चे से उसकी लड़ाई हो गई। अच्छा। मैं दफ्तर से वापस गई तो मेरे पास बैठ के मुझे कहने लगा, मामा मुझसे एक वादा करो, आप मेरी बात मानोगे? मैंने कहा हाँ बेटा मानूंगी, बोलो। कहते नहीं पहले वादा करो, जरूर मानोगे। अच्छा मानूंगी, बताओ। कहते देखो आप भोलू के रेडियो पर मत बोला करो। तो वो बात कहीं मुझे इतनी छू गई विपिन साहब कि सोचती हूँ जिंदगी भर जो कुछ लिखा सब भोलुओं के रेडियो पर ही तो बोलती रही, जिनके पास लफ्जों की पाकीज़गी, ख्यालों की पाकीज़गी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वहां भी पहुंची और गलत समझी गई। अमृता जी, आपने सारी जिंदगी अपनी टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर जी, तो ऐसा कैसे मुमकिन हो? ये मुमकिन हुआ, कह नहीं सकती कैसी शिद्दत होगी कि ये मुमकिन हुआ। इससे मुझे याद आता है कि अभी थोड़ा अरसा हुआ, अमेरिका की एक स्टेट है ना ओहायो जी, वहां के गवर्नर की बीवी मैडम डॉगमार जी, एक दिन अचानक मुझे मिलने के लिए आए, हिंदुस्तान आई होंगी। तो
आते ही मुझे कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम शायरा हो, मैं जानती हूँ तुम अफसाना लिखती हो, नावल लिखती हो, लेकिन सही बात यह है कि मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी। शायद अंग्रेजी में तर्जमा नहीं हुई या मेरी नजर से नहीं गुजरी, मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं तो आई हूँ तुम्हें देखने के लिए कि मैंने सुना है तुम जैसे जीना चाहती थी वैसे जी लिया। और सच में मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उनको बिठाया, बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा कि देखो, हिंदुस्तान में गुर्बत है, बेरोजगारी है, बहुत आबादी है जिसका मसला मुल्क के सामने है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें भारत की औरत होने में फख्र महसूस होता है? तो उस वक्त विपिन साहब मेरे सामने भारतीय चिंतन आया और मैंने कहा कि देखिए मैडम डॉगमा, ऋग्वेद जब लिखा गया तो ये क्राइस्ट से भी कितने हजार साल पहले लिखा गया। तो उसमें 27 स्त्रियों ने हिस्सा लिया था लिखने में जी। तो उनमें एक थी सूर्य सावित्री। उनका सूक्त था ऋग्वेद में कि सुबह की लाली जब सूरज से मिले तो उसके हाथों में अपने प्रिया को सौगात देने के लिए वेद मंत्र हो, आंखों में ज्ञान का काजल हो और दुनिया के पुरोहित विद्वान जी। उनके पुरोहित हों, संकल्प उनका सिरहाना हो, उनका तकिया, और वो स्वतंत्रता की सेज पर सोए। तो मैं उनसे कहा, मैडम डॉगमार से, कि आप बताइए, आज उन्नत से उन्नत देश में कोई कानून या कोई समाज का नजरिया यहाँ तक पहुंच पाया है जहां ये भारतीय चिंतन पहुंचा था इतने हजारों साल पहले? तो उसमें मुझे अपनी पहचान मिलती है। अच्छा अमृता जी, आप किस मूड में सबसे अच्छा लिख पाती हैं? जब आप नाराज होती हैं, जब आप खुश होती हैं, या जब आप दुखी होती हैं? देखो, बहुत गहरी उदासीनता से ही ये मन की मिट्टी जरखेज होती है। वाह। एक बार मैंने कुछ बातों करते हुए कहा कि कुदरत ने मुझे एक अच्छी मशीन समझ लिया, एक हादसा मुझ में डाल दिया और एक नज्म या अफसाना निकाल लिया। वाह, बहुत खूब। अच्छा अमृता जी, अगर आपको ऊपर वाला एक मौका दे जी, तो क्या आप फिर से अमृता प्रीतम बनना चाहेंगी या नहीं? देखिए, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। किसी ने एक बार मुझे प्रेस में पूछा था कि इस जिंदगी में कौन सा गुनाह है जो आप दूसरे जन्म में नहीं करना चाहेंगे, नहीं बल्कि करना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि भी कई बार लगा कि औरत होना इस जिंदगी का गुनाह है जी। लेकिन मैं नहीं जानती कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो मैं औरत ही बनना चाहूंगी, लेकिन खुदा से एक शर्त बांधकर। क्या शर्त? यही कि उसको चाहिए कि वो फिर से मेरे हाथ में कलम दे दे। वाह, बहुत अच्छी। अमृता जी, इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज? कहना तो चाहूंगी जिंदगी लफ्ज से। जी। जिंदगी जो जीने के काबिल हो उससे, जी। इंसान से, लेकिन वो इंसान नहीं जो इंसान है, वो जो होना चाहिए। कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको इस काबिल लगा और जिससे आपने बेहद मोहब्बत की? नाम तो एक ही सामने है, इमरोज। इमरोज साहब। कैसे मुलाकात हुई आपकी? विपिन साहब,
सच बताऊं, जी। ये मुलाकात तो हुई सपनों में। कैसे? 20 साल मुझे उनका सपना आता है बगैर उनको देखे। 20 साल के बाद जब देखा तो ऐसा लगा जैसे सपना हकीकत हो गया। अमिता जी, आपके घर में हर छोटी बड़ी चीज पर ये नज़में पेंट की गई, तो ये भी इमरोज साहब ने की? ये तो जाहिर है, और मैं उससे भी उनकी कला को अहमियत देती हूँ कि वो तस्वर को हकीकत में उतार पाए। जी, बहुत इतनी बड़ी कैनवस पर, जिंदगी की कैनवस पर उतार पाए, ये तो उसकी परछाइयां हैं। जी। आज सुबह अच्छा। एक नई चीज को पूरा किया कि एक बहुत बड़ी कैनवस पर एक पेड़ बनाया जिससे पत्तियां की तरह किताबें झड़ रही हैं। वाह। वो एक शेर था मेरी नज्म का, ए जो दिसन वेद कतेबा केड़े दिल दी टाणी नालों एक दो पत्तियां चाड़े आईयां। वाह। अमिता जी, जब आपको बहुत सा दर्द मिल जाता है जिंदगी में, तो उसको कैसे समेटती? एक बार मैं फ्रांस गई, 1 साल हुए, तो वहां जाते ही एक हादसा हो गया और मेरी बाजू की हड्डी टूट गई। अच्छा। लोग के सामने से कहीं चपली अटक गई और गिरने से ये हड्डी टूट गई। तो बहुत मैं तकलीफ में थी, अस्पताल में थी या होटल में थी। तो उस वक्त वहां के रेडियो वालों ने चाहा कि मेरा रिकॉर्डिंग करें, तो मुझे दबा के उन्होंने पेन किलर्स खिला दी। अच्छा। और कहने लगे भी इंटरव्यू दो। मैं बैठ गई, क्या करती। तो उन्होंने उन दिनों मेरी कुछ नज्मों का तर्जमा हुआ था फ्रेंच में और वो शाया हुई थी। तो उसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहा, सेंटेंस कहा कि मैडम, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक द बैरियर ऑफ टू कल्चर्स। तो मैं तकलीफ में तो थी, दर्द हो रहा था, मुश्किल से बैठी थी। तो मैंने कहा, आई सपोज टू ब्रेक द बैरियर ऑफ टू कल्चर्स वन हैज टू ब्रेक द बोन्स फर्स्ट। अच्छा अमिता जी, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। आपका मतलब है एक नज्म सुनाओ? जी। अच्छा, एक नज्म कहती हूँ। कल असा दोहा ने पुल जलाया सी ते एक दरिया दे कंडिया वांगू नसीब वंडे बदन छंडे ता एक पिंडे दी वीरानी इस कंडे सी ते एक पिंडे दी वीरानी उस कंडे। फिर रुत्ता ने जदों भी कुछ फुल दिते तू भी ओ पिंडे तो तोड़ दिते ते मैं भी ओ रुत्ता नु मोड़ दिते। हुण वरे मुक्के ने पर पानी नहीं सुके ते वगदे पानियां विचों परछावें तां वेखे पर मुंह नहीं तके। ते इस तो पहला कि कुछ विच ते खलोते असी मुक जाइए, चल खिंगरा जे पिंडे पानी ते बिछाइए। तू अपने पिंडे ते पैर रखी ते अद्धे दरिया नू लंघ आवी। मैं अपने पिंडे ते पैर रखांगी तैनू अगों दी मिलांगी। वाह। एक दिन असा एक पुल जलाया सी। बहुत बहुत अच्छी। अच्छा अमिता जी, आपने इमरोज साहब के बारे में हमें इतना कुछ बताया, उनसे मिलवा के दीजिए। मैंने नहीं बताया भी, ये देखो जर्रा जर्रा बताता है, बोलता है। तो उनको बुलाइए। तो इसका मतलब है आप चाय पीना चाहते हैं? क्योंकि चाय वो पिलाते हैं। अच्छा। तो मैं बुलाती हूँ। जी। इमरोज साहब, आपके बारे में इमरोज साहब इतना सुना है कि जी जा रहा था आपसे मुलाकात करें। अच्छा इमरोज साहब, आपने सारे घर में
ये नज़में जो है पेंट कर रखी, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? ये दिन के वक्त जब ये नहीं जलते थे तो मुझे ख्याल आया कि इनमें दो रोशनियां कर दे, जो जब ये रात को जलाए जाते तो रोशनी होती है, मगर दिन के वक्त भी एक रोशनी है पोइट्री की, तो मैंने दो रोशनियों इकट्ठी कर दी। नहीं तो कभी अब तो आपकी इंस्पिरेशन भी आपके साथ बैठी, तो चलते चलते एक नज्म हो जाए। देखिए, ये पास नहीं होती कभी तो होते हैं। ये जो लैम्पशेड पर आपने शेर देखा वो यही है कि रल गई सी इस विच एक बूंद तेरे इश्क दी, रल गई सी इस विच एक बूंद तेरे इश्क दी, इसलिए मैं उम्र दी सारी कुड़ितन पी लई। यानी एक कतरा तेरे इश्क का इसमें मिल गया था, इसलिए मैंने जिंदगी की सारी कड़वाहट पी ली। बहुत तो वही कतरा आपको दिखाया। अच्छा ममता जी, आपका बहुत वक्त लिया हमने, आप चलने का वक्त हो गया, इजाजत दीजिए। तो देखिए, खाना नहीं खाएंगे? फिर कभी। अच्छा, खास तौर पर मैं आपको एक चीज खिलाऊंगी, आप फिर आइएगा, लेकिन तब बातें नहीं करेंगे, सिर्फ खाना खाएंगे। मैं खास चीज बनाती हूँ, पनीर का पराठा। अच्छा, ये और कोई नहीं बनाता। क्यों साहब, कैसी लगी आज की मुलाकात? आपने क्या ध्यान से, गौर से अमृता जी के चेहरे पर देखा? ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया जहान के दर्द, गम, तकलीफें उनके अंदर सिमट गई हों। लगता है ना? बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले वो उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में